नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम बात कर रहे हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय की। उसमें क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यदि हम किसी सैंपल स्पेस S को बहुत सारी इवेंट्स E1, E2 और डॉट 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 En में डिवाइड कर देते हैं और इनमें से कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 की इक्वल नहीं होती है। जैसे मैं यहां पर इसको I से डिनोट करता हूं, जहां पर I 1 2 3 डॉट 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 n को डिनोट करता है। इट मींस यहां E1 E2 E3 E4 E डॉट 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 En तक है और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल नहीं है। यदि मैं एक और अदर इवेंट A की बात करता हूं, ये इवेंट A है जो सैंपल स्पेस S में घटित हो रहा है, S में हो रहा है। अब हम यहां बात करेंगे कि A के टोटल हैपन होने की, घटित होने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी हम यदि चर्चा करना चाहते हैं, इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यहां पर A की प्रोबेबिलिटी E और A में कितना कॉमन है, कितना इंटरसेक्शन है वो, प्लस E2 और A में कितना कॉमन है, प्लस E3 और A में कितना कॉमन है, प्लस En और A में कितना कॉमन है, उन सब के सम के इक्वल होगी, उन सब के जोड़ के इक्वल होगी। दैट मींस P A इंटरसेक्शन E1। तो यहां पर क्या होगा कि P A इंटरसेक्शन E2 प्लस डॉट 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 प्लस P A इंटरसेक्शन En, इन सब के सम के इक्वल A की प्रोबेबिलिटी हमें प्राप्त होगी। यहां पर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि P A अपॉन E1 इज इक्वल P A इंटरसेक्शन E1 और बाय P E1। यदि मैं E1 को इधर ट्रांसफर करता हूं तो हमारे पास आता है PE1 डॉट PA बाई E1 इज इक्वल PA इंटरसेक्शन E1। दैट मींस A और E1 की का जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है वो PE1 डॉट A अपॉन E1 के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो मैं इन सब की जगह वापस वैल्यू रखता हूं। PA इज इक्वल PE A by E1 प्लस PE2 डॉट PA by E2 और फिर प्लस डॉट 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 प्लस PEN और डॉट PA by EN। इस तरह से हम किसी सैंपल स्पेस S में की विभिन्न घटनाएं E1, E2 और E3, E4, En में से एक कॉमन इवेंट A की टोटल प्रोबेबिलिटी पता करना चाहते हैं, तो उस कॉमन इवेंट और उन अलग अलग इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल इसकी प्रोबेबिलिटी आती है। और वो पता करने का फॉर्मूला होता है कि जितने इवेंट में आपने S सैंपल स्पेस को डिवाइड किया है, उन सब की प्रोबेबिलिटी और उसके रेस्पेक्ट में A की प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल वैल्यू आएगी। तो हम कैसे पता करेंगे कि यदि हमने सैंपल स्पेस S को सपोज करो E1 E2 E3 और E1 E2 E3 तीन इवेंट में डिवाइड किया है, तो PE1 डॉट A अपॉन E1 प्लस PE2 डॉट A अपॉन E2 प्लस PE3 डॉट PA अपॉन E3 लिखा जाएगा। और यदि n इवेंट में डिवाइड किया सैंपल स्पेस S को, तो यहां n तक चला जाएगा। यदि मैं से 1 से लेकर n तक की बात करता हूं, तो यहां पर हम अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स यदि इसको हम सम करें तो सिग्मा, तो हम यहां बात करें तो सिग्मा यहां पर लिख देंगे I इज इक्वल 1 और से n तक होगा, और यहां पर आएगा P और E I डॉट P A बाई E I। इस तरह से हम PA फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट जरा देख लें इस फॉर्मूले को, यह आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी
थ्योरम यानी थ्योरम ऑफ ए टोटल प्रोबेबिलिटी यानी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय इस तरह से फाइंड आउट की जाती है। ये आ गया एक इवेंट, एक किसी एक्सपेरिमेंट एस को यदि सैंपल स्पेस एस को E1 E2 E3 डॉट 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 En में यदि अपन विभाजित कर लें और E1 E2 E3 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तब हम क्या कहेंगे कि उस सैंपल स्पेस में एक अदर इवेंट को हैपन करें, एक अदर इवेंट हो, तो उस अदर इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी उस अदर इवेंट और E1 E2 E3 के इंटरसेक्शन के सम के इक्वल होती है। मैं ज्योमेट्रिकल आपसे बात करना चाहता हूं, तो इधर देखिए आप फटाफट से। ये हो गया सैंपल स्पेस, ये हो गया सैंपल स्पेस के अंदर ये हो गया ए, क्या है ये ए है, जरा यहां देख लीजिए। और मैंने यहां से लिया है, इसको मैंने E1 कहा है और इसको मैंने E2 कहा है और इधर मैं इसको E3 कहता हूं और यहां पर फिर डॉट 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 बहुत से पार्ट होते हैं और इसको मैंने En कह दिया है। समझ लीजिएगा, यानी A और E1 में इतना पार्ट कॉमन है, A और E2 में इतना पार्ट कॉमन है, A और E3 में इतना पार्ट कॉमन है और डॉट 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 सब में, यानी A का थोड़ा थोड़ा पार्ट E1 में भी कॉमन है। यानी जब A होता है, A घटना घटित होती है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा अंश E1 E2 E3 और En का भी घटित हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा कि हम यहां पता करेंगे कि A और E1 में कितना कॉमन है और दो इवेंट का इंटरसेक्शन, जो मेन इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी और उसका कुछ अंश जिसमें हैपन हुआ है उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट इक्वल होता है। दैट मींस Pe1 डॉट A अपॉन E1 और Pe2 डॉट A अपॉन E2, Pe3 डॉट A अपॉन E3 और डॉट 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 चलता जाएगा Pen डॉट A अपॉन En से इस A की टोटल प्रोबेबिलिटी हम पता करेंगे। यानी E1 E2 E3 हुआ तब A कितना हो चुका है, उसे कहेंगे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स बेयस थ्योरम की, और बेयस थ्योरम में क्या है वो देखिए। बेयस थ्योरम क्या कहती है कि वही बात है, यहां किसी सैंपल स्पेस S को यदि हम E1 E2 E3 डॉट 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 En इवेंट में डिवाइड कर लें और वो सारे E1 E2 E3 ये सब अलग अलग हो, यानी इनमें इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो, कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में इनमें एक कॉमन इवेंट एक की कल्पना की जाए, तो उस तीनों इवेंट या जो n इवेंट E1 E2 E3 डॉट डॉट En हमने सोचे हैं, उनके होने पर A कितना होता है, वो तो है टोटल प्रोबेबिलिटी। और यदि A हो चुका है तो उसमें E1 E2 E3 कितना होगा, वो आएगा बेयस थ्योरम के अकॉर्डिंग। बेयस थ्योरम कब लगती है, सिंपल सी बात आपको ये बताऊंगा कि यदि एक एक्सपेरिमेंट है पूरा, जिसको हमने सैंपल स्पेस S कहा है, इसके अंदर तीन अलग अलग इवेंट हो रहे हैं E1 E2 और E3, n तक हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट यहां 3 लूंगा ताकि आपको समझ में अच्छा आ जाए। और ये इन सब में इंटरसेक्शन कॉमन कुछ नहीं है, न इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में फाई है, और न इन दोनों में कुछ कॉमन है, यानी यहां पर भी इनका इंटरसेक्शन फाई है, इन दोनों का भी फाई है और इन सब का भी फाई है, यानी इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में और इन सब की प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3 प्रोबेबिलिटी 0 भी नहीं है। अब एक A इवेंट होता है, वो किस में होता है, सैंपल स्पेस S में होता है, तो S में से ही E1 E2 E3 निकले और S में एक अदर इवेंट होता है, कौन होता है अदर इवेंट, A होता है, तो हम कहेंगे A हुआ है तो A में कुछ अंश E1 का अपने आप हो गया, कुछ अंश E2 का भी होगा, कुछ अंश E3 का भी हुआ होगा। अभी मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग A के होने की कुल प्रायिकता बताई थी कि जितने S में इवेंट्स हो रहे हैं उन सब के रेस्पेक्ट में A कितना हो रहा है वो PA कहलाएगा। ऐसे चलता जाएगा Pe2 डॉट A अपॉन E2, Pe3 डॉट A अपॉन E3, जितने हैं 3 है तो 3 तक, 4 है तो 4 तक, n है तो n तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहां बात करता हूं मैं बेयस थ्योरम। अब बेयस थ्योरम क्वेश्चन क्या आएगा
कि साहब ए तो हो चुका है, ए इवेंट हो चुका है, तब उसमें इवन के होने के कितने चांस है। आप चाहो तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं बहुत बढ़िया वाला, और उसमें मैं कहता हूं कि 4000 ट्रक ड्राइवर ने अपना बीमा करवाया और 3000 बस ड्राइवर ने अपना बीमा करवाया और 2000 कार ड्राइवर्स ने अपना बीमा करवाया। ठीक है साहब, टोटल 9000 लोगों ने बीमा करवाया है। यदि ट्रक ड्राइवर का बीमा करवाने की घटना को E1 और बस वाले को E2 और कार वाले को E3 कहता हूं, समझ में आ गई। तो यहां पर P-E1 की प्रोबेबिलिटी होगी 4000 बटे 9000 यानी 4/9 होगी, और P-E2 निकालेंगे तो 3000 बटे 9000 3/9 हो गई, और P-E3 निकालूंगा तो वो 2000 बटे 9000 यानी 2/9 होगी। यहां तक समझ में आ गई। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है। अब आगे बढ़ता हूं। एक दिन एक्सीडेंट हो गया, तो क्या एक्सीडेंट ट्रक वालों का ही होता है, बस वाला को नहीं होता, कार वाला को नहीं होता। यानी एक्सीडेंट्स किसी का भी हो सकता है। यानी एक्सीडेंट होना एक कॉमन इवेंट है E1 E2 E3 में, और एक्सीडेंट होना एक सैंपल स्पेस का पार्ट है। यदि एक्सीडेंट हुआ है यानी एक्सीडेंट होना सब में कॉमन इवेंट है, तो उसको मैं ए कहूंगा। और ए क्या होता है, सैंपल स्पेस का पार्ट है, और जब सैंपल स्पेस का कोई भी कॉमन इवेंट हैपन होता है तो उसमें E1 E2 E3 का थोड़ा थोड़ा अंश स्वतः ही घटित हो जाता है, अपने आप ही उसमें हो जाता है। तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि साहब P E1 में से एक्सीडेंट होने के चांस कितने हैं, ये हमें गिवन होंगे पहले से वैल्यू। यानी मैं कहूं कि ट्रक वालों का एक्सीडेंट होने के ये मान लीजिए आप 20% चांस है, और बस वालों के 30% चांस है, और कार वालों के 40% चांस है, ये मान लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहां पर कि ट्रक वाले के एक्सीडेंट होने के चांस कितने हैं, वो 20% एंड 20/100 हो गया है। और PA/E2 पता करेंगे, यानी बस वालों के एक्सीडेंट होना वो 30% एंड 30/100 हो गया। और यहां पर कार वालों की बात करें, और यहां पर कार वालों के एक्सीडेंट होने के चांस वो है 40%, तो 40/100 हो गया। क्लियर है। एक दिन क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, एक व्यक्ति एक ड्राइवर हॉस्पिटल लाया गया, ये पता नहीं कि वो बस का ड्राइवर है या कार का है या फिर ट्रक का है, बट वहां पर बैठे किसी डॉक्टर ने इसको कयास लगाना शुरू किया, अनुमान लगाना शुरू किया। अनुमान लगाना, कयास लगाना किसी संभावना का मैथमेटिकल फॉर्म जो होता है उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो हम यहां बात करें कि उसने ये कयास लगाया कि ये ट्रक का ड्राइवर है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ट्रक का ड्राइवर है यानी कौन सा काम हो चुका है, दुर्घटना घटित हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है, एक्सीडेंट होने को हमने ए कहा है, यानी ए हो चुका है। और उसमें ए होने पर उसमें E1 कितना हुआ है, यानी वो सोच रहा है कि ट्रक का ड्राइवर हो सकता है, तो उसके ट्रक का ड्राइवर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो E1/A हो गया। यानी जो घटना घटित हो चुकी है वो नीचे, और उसमें दूसरी घटना का कितना अंश घटित हुआ है वो ऊपर लिखा जाता है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट है। इस तरह की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आता है, यानी E1 और A का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा, और जो हो चुकी है उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे लिखी जाती है। समझ लीजिए अब आराम से इन दोनों का इंटरसेक्शन। मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अच्छी तरह से ये बताया था, ध्यान में होना चाहिए अभी कि यहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन E1 और A का इंटरसेक्शन होता है Pe1.A/E1। तो यहां पर मैंने संपूर्ण प्रायिकता में आपको बताया था, इसलिए वापस लिख रहा हूं कि Pe1.Pa/E1 डिवाइडेड बाय PA।
पीए में सब आएगा, पीए में सब आएगा, पी ई1 डॉट ए अपॉन ई1 प्लस पी ई2 डॉट ए अपॉन ई2 प्लस पी ई3 डॉट ए अपॉन ई3, और जहां तक ई4 है तो ई4 तक जाएंगे, एन है तो एन तक जाएंगे। तो यहां पर 3 था तो यहां पर लिखेंगे पी ई1 डॉट पी ए अपॉन ई1 और प्लस पी ई2 डॉट पी ए अपॉन ई2 और प्लस पी ई3 और डॉट पी ए अपॉन ई3 हम लिखेंगे। समझ में आ गई बात। अब यहां इन दोनों का इंटरसेक्शन, सारी वैल्यू जो आपको पता है, पी ई1 पता है, ए अपॉन ई1 पता है, सारी वैल्यूज पता है, मैं यहां जगह यहां लिखता हूं, तो यहां मैंने इज इक्वल लगाया। देखना जरा, इसका वैल्यू निकालो, यहां पर ये बीच में आ रहा है, यहां वहां लिख रहा हूं मैं, तो इसको देखिए, पहले ऊपर लिखूंगा पी ई1 डॉट ए अपॉन ई1, तो पी ई1 4/9, ए अपॉन ई1 20/100, तो ये 4/9 इंटू 20/100, और फिर पी ई1 डॉट पी ए अपॉन ई1 फॉर्मूला याद कर लो, प्लस पी ई2 है 3/9 और इंटू यहां पर था 30/100 और पी ई3 जो था 2/9 और इंटू यहां पर था 40/100। समझ में आ गई। तो देखिए यहां पर क्या होगा, इन सब का एलसीएम देखिए, इन सब का एलसीएम सेम आ रहा है, 9 इंटू 100 आ गया। तो यहां पर ऊपर किसकी बात कर रहा हूं, नीचे वाले का एलसीएम बात कर रहा हूं, ऊपर तो वैल्यू पड़ी उसको पहले से लिख ही देता हूं, ये लो ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो है 80 और बाई 9 इंटू 100, नीचे वाले का एलसीएम आ रहा है 9 इंटू 100, और वो क्या लिखूंगा मैं यहां पर, फर्स्ट में आया 80, सेकंड में आया 90, थर्ड में आया 80। क्लियर हो गया। अब डिवाइड में डिवाइड नहीं रहता, बट्टे में बटा नहीं रहता, तो ये 9 इंटू 100 9 इंटू 100 से कैंसिल हो गया, ऊपर 80 बचा, नीचे आ गया 160 और 250। तो ये यहां पर लिखता हूं मैं, ये आ गया हमारे पास में, ऊपर 80 आया, नीचे आया 250, एक जीरो से कैंसिल हो गया, 8/25 इसकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। ये था बेस थ्योरम। वापस सुन लीजिए, बेस थ्योरम क्या होता है, यदि एक सैंपल स्पेस में को हम E1 E2 E3 भागों में बांट देते हैं और उस सैंपल स्पेस में एक अदर इवेंट की बात करते हैं जो S में घटित होता है, तो A घटित होता है तो उसमें अपने आप ही E1 E2 का थोड़ा थोड़ा अंश घटित हो जाता है, जबकि E1 E2 E3 जितने भी इवेंट है उनमें आपस में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो इस तरह के इवेंट को हम बेस थ्योरम से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, उसमें यह था कि उस ए के होने की टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अब बेस थ्योरम किस तरह लगती है, बेस थ्योरम होती है कि एक प्रयोग के 2-3 भाग होते हैं और उन 2-3 भागों में तो कुछ कॉमन नहीं होता, पर एक ऐसा इवेंट अलग से होता है जो एस में होता है, यानी टोटल सैंपल स्पेस प्रतिदर समष्टि में होता है, और उसका थोड़ा थोड़ा अंश E1 E2 E3 सब भागों में बट जाता है या उसमें से होता है। इस तरह की स्थिति में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि एक एग्जांपल मैंने लिया कि एक मतलब बीमा करवाना, बीमा है सैंपल स्पेस, और बीमा ट्रक वाला भी कराता है, बस वाला भी कराता है, कार वाला भी कराता है। तो मैंने कहा कि 4000 ट्रक ड्राइवर बीमा करा रहे हैं, 3000 बस ड्राइवर बीमा करा रहे हैं, 2000 कार ड्राइवर बीमा करवा रहे हैं, और उस बीमा करवाने के बाद एक्सीडेंट होने की जो संभावना, एक्सीडेंट में मृत्यु होने की संभावना ट्रक वालों की 20% है, बस वालों की 30% है, कार वालों की 40% है। ये मैंने एक डाउट आपके लिए लिया है। तो मैं ट्रक का बीमा करवाना को E1 कहता हूं, ट्रक का बीमा करवाना इस घटना को E1 कहता हूं, कार का बीमा करवाना इस घटना को E2 कहता हूं, बस का बीमा कराना E2 कहता हूं, कार का बीमा करवाना E3 कहता हूं। तो P1 हो गया 4000 बटे टोटल हो गया 9000, 4000 बटे 9000, और E2 हो गया 3000 बटे 9000, E3 हो गया 2000 बटे 9000। अब जब बीमा हो चुका है तो कार ड्राइवर का उस दुर्घटना में ट्रक ड्राइवर के उस दुर्घटना में मरने की कितनी संभावना है, मृत्यु होने की कितनी संभावना है, वो है 20%। तो निकाला कि ट्रक ड्राइवर के उस एक्सीडेंट में मरने की संभावना 20/100, और बस वालों का 30/100, कार वालों का 40/100। तो मेरे पास सारी जो प्रॉपर्टी वैल्यूज है वो आ गई, प्रॉपर्टी सारी आ गई है।
अब मैं बेस थ्योरम कहता हूं। बेस थ्योरम में ये कहा गया कि एक दिन एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट किया हो मतलब उसमें मृत्यु हो गई किसी ड्राइवर की, उसको हॉस्पिटल लाया गया, पर ये पता नहीं कि उसकी वो ड्राइवर ट्रक का है, बस का है, कार का है। तो वहां बैठे डॉक्टर ने अनुमान लगाया, संभावना जताई कि साबित ट्रक का हो सकता है। तो उस ड्राइवर के ट्रक का होने की कितनी प्रायिकता ये हम ज्ञात करेंगे बेस थ्योरम से। तो वहां पर एक काम हो चुका है और दूसरे की संभावना जता रहे हैं। कौन सा हो गया कि दुर्घटना हो चुकी है, दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है, यानी वहां पर दुर्घटना होना किसको कहा था, ए को कहा था। यानी दुर्घटना तो सब में कॉमन है, बीमा तो ये थोड़ी ट्रक वाले का बीमा बस वाले काम में आएगा, बस वाले का कार वाले काम में नहीं आएगा। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेक्शन 0 है, 5 है। बट ये सब में कॉमन है, दुर्घटना किसी की भी हो सकती है, दुर्घटना में मृत्यु किसी की भी हो सकती है। तो यहां पर क्या देखा गया कि ए हो चुका है, तो इवन यानी ट्रक का ड्राइवर होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावना है, तो ए इवन बाई ए हम पता यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग किसी घटना के होने पर उसके रेस्पेक्ट में दूसरी घटना के होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है उन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और जो हो चुकी है उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे लिखी जाती है। और मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो घटनाओं का इंटरसेक्शन ज्ञात करने की का तरीका या सूत्र बताया था कि P E1 डॉट A अपॉन E1, यानी कॉमन कौन है, ए है, तो और सेपरेट कौन है, E1 है, तो जो सेपरेट है वो और इनटू सेपरेट में कौन सी कॉमन है उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट उन दोनों का इंटरसेक्शन को दर्शाता है। यानी जो पहले हो चुका उसमें कॉमन कितना है। यस, तो ये आ गया कॉमन किसका, E1 और A का। PA क्या हो गया कि A जिस एक्सपेरिमेंट में हो रहा है उसमें और कितने इवेंट हो रहे हैं, तो ए और उन सब इवेंट में कितना कितना कॉमन है उन सब का सम नीचे आएगा। इस प्रकार बेस थ्योरम बनी और मैंने वैल्यू पुट करी और मैंने आंसर फाइंड आउट किया। आइए अब हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं बेस थ्योरम के लिए। बेस थ्योरम में क्या होता है कि एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस एस को अलग अलग इवेंट E1 E2 E3 और डॉट 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 En में डिवाइड करते हैं। किसी भी इवेंट E1 E2 E3 इनमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होता है, यानी इनका इंटरसेक्शन 0 होता है, कॉमन इनमें 0 होता है। और उस सैंपल स्पेस S में एक अदर इवेंट A की हम कल्पना करते हैं। वो अदर इवेंट इस तरह का होता है कि जब वो इवेंट A घटित होता है तो E1 E2 E3 उन सबका कुछ कुछ अंश, थोड़ा थोड़ा अंश A में स्वतः ही घटित हो जाता है। तो इस प्रकार हमने संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय के अनुसार उस घटना A की संपूर्ण प्रायिकता ज्ञात की थी, टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी PA, और PA निकाला था हमने A और E1 का इंटरसेक्शन प्लस A और E2 का इंटरसेक्शन प्लस A और E3 का इंटरसेक्शन और प्लस डॉट 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 A और En का इंटरसेक्शन। इन सब की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल A की टोटल प्रोबेबिलिटी थी और उसका हम यहां पर यूज कर रहे हैं किसमें, बेस थ्योरम में। तो बेस थ्योरम में एक इवेंट को हम विभिन्न मतलब अलग अलग तरह के इवेंट में डिवाइड करते हैं, E1 E2 E3, वो मैं यहां कर रहा हूं। देखिए यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। एक डाउट है कि 3 बॉक्स हैं, एक बॉक्स में 2 गोल्ड के कॉइन हैं, दूसरे बॉक्स में 2 सिल्वर के कॉइन है और तीसरे बॉक्स में 1 सिल्वर का और 1 गोल्ड का है। रेंडमली एक व्यक्ति एक कॉइन चुनता है और वो चुना गया कॉइन गोल्ड का है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस डिब्बे में दूसरा कॉइन भी गोल्ड का ही होगा। दूसरा कॉइन गोल्ड का होने का मतलब फर्स्ट वाले डिब्बे की बात करता है। यदि सिलेक्शन फर्स्ट डिब्बे में से हुआ है तो उस इवेंट को मैं E1 नाम देना चाहूंगा। तो हम यहां पर E1 E2 और E3 3 इवेंट सेलेक्ट करेंगे, उनको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इवेंट ये है कि जो कॉइन था वो फर्स्ट डिब्बे से निकाला गया, चुना गया सॉरी, और सेकंड जो इवेंट E2 है वो सिक्का है, कॉइन है, वो सेकंड डिब्बे से चुना गया, और E3 को मैंने कहा कि सिक्का थर्ड डिब्बे से चुनना। इस इवेंट को हमने E1 E2 E3 कहा है। और ए इवेंट कौन सा है कि जो हमने सेलेक्ट किया है कॉइन, वो कॉइन गोल्ड का है, इस इवेंट को हमने क्या कहा है, ए कहा है। अब देखिए यहां पर फटाफट से देखिए P E1, यानी हमारे पास डिब्बे कितने थे, 3 थे।
3 में से एक डिब्बा चुना जाएगा, कोई सा भी, किसी भी एक डिब्बे में से हमने कोई निकाला है तो 3 में से एक का चुनाव करना है। तो PE1 और PE2 PE3 ये तीनों इक्वल होगी किसके, 1/3 के। अब PA/E1 दैट मीन्स इसको लैंग्वेज में बोलूं तो यहां पर फर्स्ट डिब्बे में से गोल्ड का कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट डिब्बे में दोनों कॉइन गोल्ड के थे तो 2/2 यानी यहां 1 हो गई। फिर लिखूंगा PA/E2 दूसरे डिब्बे से, दूसरे बॉक्स में से गोल्ड का कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी, तो दूसरे जो डिब्बे में दोनों कॉइन थे वो सिल्वर के थे तो 0/2 यानी 0 हो गई। और फिर लिखता हूं मैं PA/E3 थर्ड बॉक्स में से गोल्ड का कॉइन आना, उसमें एक तो गोल्ड था एक सिल्वर था तो 1 क्या हो गई, 2 हो गई। अब हमें कह रहा है कि जो हमने कॉइन का सिलेक्शन किया वो गोल्ड का है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है, ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि उस बॉक्स में सेकंड जो कॉइन बच गया वो भी गोल्ड का है। सेकंड कॉइन गोल्ड का बचने का मीनिंग ये है कि दोनों के दोनों कॉइन उस बॉक्स में गोल्ड के थे, और ऐसा सिर्फ फर्स्ट डिब्बे में हो रहा था। तो फर्स्ट डिब्बे में ऐसा होना मीन्स क्या है कि गोल्ड का कॉइन है, इस बात की हमें जानकारी है, पर वो कॉइन हमने फर्स्ट बॉक्स में से निकाला था, फर्स्ट बॉक्स में से चुना था, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, PE1/A, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा PE1/A। मैं यहां थोड़ी जगह और निकालता हूं आपके लिए, ये हो गया। और नेक्स्ट लाइन यहां आ जाएगी PA/E3, वो आएगा 1/2, और यहां पर हम E1/A पता कर रहे हैं, वो आएगा PA/E1 और अपॉन PA के इक्वल होगा। ये बात आपको पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, PE1 डॉट PA/E1 अपॉन ये टोटल या टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो PE1 डॉट PA/E1 प्लस PE2 डॉट PA/E2 प्लस PE3 डॉट PA/E3, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट में हम वैल्यू पुट करते हैं, PE1 इज 1/3 और A/E1 2/2 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 2/2 प्लस 1/3 इंटू 0/2 और प्लस 1/3 इंटू 1/2। ऊपर जो पड़ा है उसका एलसीएम भी सेम ही रहेगा, 2/6 आया, नीचे सबका एलसीएम 6 है, तो यहां पर आया हमारे पास में 2 प्लस 0 प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आया 2/6 और इंटू 6/3, 6 से 6 कैंसिल हो गया, रिजल्ट आया 2/3। एक बार बोर्ड पे गौर से देख लीजिएगा। आगे देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर है 21st एग्जाम्पल में कह रहा है कि एक HIV टेस्ट करने वाली मशीन 90% बार सही रिजल्ट देती है कि रोगग्रस्त को रोगग्रस्त बताती है और रोगग्रस्त नहीं है उसको नहीं बताती है, बट 10% बार क्या करती है कि रोगग्रस्त को स्वस्थ बता देती है और स्वस्थ को रोगग्रस्त बता देती है। ऐसा होता है, मशीनरी है और वो डेटा सही गलत दे सकती है। फिर क्या हुआ, कई बार जो रोगग्रस्त नहीं है उनकी जांच करें, स्वस्थ व्यक्ति की जांच करें तो 99% बार तो सही रिजल्ट देती है, यानी जो रोगग्रस्त नहीं है उनको रोगग्रस्त ही नहीं बताती, बट 1% बार स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगग्रस्त बता देती है। फिर आगे सुनिएगा, एक बस्ती में से एक व्यक्ति को चुना गया, उस बस्ती में 0.1% लोग HIV पॉजिटिव हैं
और लाकर उस व्यक्ति की जांच की गई, जांच में ये पाया गया कि वो HIV पॉजिटिव है, तो उसके वास्तव में HIV पॉजिटिव होने की क्या प्रायिकता है ये हमें ज्ञात करनी है, ये हमारा सवाल है। तो हम यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम पहले इवेंट्स को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स डिफाइन करना है, किसको हमने क्या नाम दिया है। हमने इवन, मैंने कहा टोटल एक्सपेरिमेंट है वो सिंपल स्पेस है, उसको हम दो अलग अलग भागों में बांट रहे हैं, रोगग्रस्त होना, रोगग्रस्त नहीं होना, और तीसरा एक कॉमन इवेंट है कि जांच में उसका रोगी पाया जाना। अब मशीन के और दिए गए आंकड़ों के अनुसार हमारे पास ये रिपोर्ट है कि मशीन जो जांच करती है वो कई बार रोगग्रस्त को स्वस्थ बता देती है और कई बार स्वस्थ को भी रोगग्रस्त बता देती है। ऐसा है तो हम उसकी अपन एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी पता करते हैं, प्रायिकता पता करते हैं। आइए, मैंने इवन कहा है रोगग्रस्त व्यक्ति, या पूरी भाषा लिखो चुने गए व्यक्ति का रोगग्रस्त होना, ये तो इवन है। E2 चुने गए व्यक्ति का रोगग्रस्त नहीं होना। ए क्या है, जांच में उस व्यक्ति का रोगग्रस्त पाया जाना, यानी जांच में डिटेक्ट होना कि वो HIV पॉजिटिव है। P इवन यानी रोगग्रस्त कितने लोग उस बस्ती में 0.1% है, 0.1% लिखेंगे तो 0.1% हटाया बट्टे में 100, 0.1% था और परसेंट हटाऊंगा तो बट्टे में क्या लगाऊंगा, 100 लगाऊंगा, तो 0.1/100 हो गया, और इसका पॉइंट हटाया तो 1/1000 हो गया, यानी 1/1000 रोगग्रस्त हैं। तो रोगग्रस्त कितने नहीं है, 1 माइनस रोगग्रस्त बराबर जो रोगग्रस्त नहीं है उनकी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ 1 माइनस 1/1000 बराबर 999/1000, ये होगी रोगग्रस्त नहीं होने वालों की प्रायिकता, यानी PE2 का वैल्यू आ गया। फिर ए मैंने कहा जांच में उस व्यक्ति का रोगग्रस्त पाया जाना, तो PA/E1 इवन हो चुका है। इवन हो चुका मतलब हमने जो जिस व्यक्ति को चुना था वो रोगग्रस्त है और जांच में भी इसको रोगग्रस्त बताया, ऐसा 90% बार होता है। मैंने कहा 90% बार मशीन सही रिपोर्ट देती है, 10% बार मशीन गलत रिपोर्ट देती है। तो रोगग्रस्त है और रोगी बताया, ऐसा 90% बार होता है। फिर A/E2 यानी रोगग्रस्त नहीं था और फिर भी उसको रोगग्रस्त बताया, ऐसा 1% बार होता है। कहा ना, मैंने बताया आपको, स्वतंत्र किताब में लिखा है, स्वतंत्र HIV से स्वतंत्र व्यक्तियों की जांच में 99% बार रिपोर्ट सही आती है, 1% बार रिपोर्ट गलत आती है। गलत मतलब उस रोगग्रस्त नहीं है फिर भी उसको रोगग्रस्त बता देती है। आगे देखिए, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो 1% लोग हैं जिनको मशीन रोगग्रस्त नहीं होने पर भी रोगग्रस्त बताती है, तो उनकी प्रायिकता होगी PA/E2 बराबर 1/100 होगी। अब आगे बात करिएगा एक बार। अब सारी हमारे पास सामग्री आ चुकी है, यानी मैं आपको याद दिला दूं, आप पूरे सैंपल स्पेस को E1, E2, E3, E4 जितने इवेंट में बांटते हो उन सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटी, PE1, PE2, PE3, PE4 जितने में बांटते हो उन सब की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आनी चाहिए। वो हमारे पास हमने दो इवेंट में बांटा था, PE1, PE2। तो यानी E1 तो था रोगग्रस्त होना, E2 था रोगग्रस्त नहीं होना, तो PE1 आ चुका है, PE2 भी आ चुका है। फिर जितने इवेंट में आपने बांटा है उन इवेंट में कॉमन इवेंट जिसको आपने ए नाम दिया है वो ए कितना हो रहा है। E1 में कितना हो रहा है, तो A/E1। E2 में ए कितना हो रहा है, A/E2। PA/E1, PA/E2 और E3 भी डिफाइन किया तो PA/3, E4 भी डिफाइन किया तो PA/4। जितने आपने E1, E2, E3, E4 आपने इवेंट पूरे सैंपल स्पेस में डिफाइन किए हैं उनमें ए कितना कितना होता है, तो A/E1, A/E2, A/3, A/E4 ये सारे आपको पता होने चाहिए। मैंने यहां पर एक्सपेरिमेंट में E1 और E2 दो ही घटनाएं डिफाइन की थी, तो मैंने PA/E1 और PA/E2 दोनों फाइंड आउट कर दिए, हो गया काम। फिर हमें कहा गया कि जांच में व्यक्ति रोगी पाया गया तो उसका वास्तव में रोगी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जांच में व्यक्ति रोगी पाया गया, दैट मीन्स ए वाली घटना घटित हो चुकी है। अब वो वास्तव में रोगी था तो ए वाली घटना घटित होने पर उसमें ए कितना घटित हुआ है ये ज्ञात करना है। तो जो घटित ज्ञात करना है, जिस घटना के बारे में ज्ञात करना वो ऊपर आएगा, जो हो चुका वो नीचे आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा और जो हो चुका उसकी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय के नियम से और गुणधर्म से मैंने यहां पर ये लिख दिया जो आपको पहले बता चुका हूं कि पीए कैसे निकालते हैं।
और इन दोनों का इंटरसेक्शन इस तरह से निकालते हैं। ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में मतलब पहले बता चुका हूं, तो ये इस तरह से ज्ञात तो करते हैं। तो यहां पर ये सूत्र हो गया, ये याद रख लो, इसमें वैल्यू उठा के रखनी है, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल है, सारा किया हुआ है, फिर भी मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया। इनको अच्छी तरह देखें, समझे, पढ़े, मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।